एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और एक नरेटिंग वॉइस जो होती है वो हम लोगों को बताती है कि जो गॉड्स थे वो वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए इविल वाइट गॉड के साथ में फाइट कर रहे थे। लेकिन जो गॉड्स थे वो इस चीज़ को समझ चुके थे कि चाहे वे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले लेकिन वे इस वॉर को नहीं जीत सकते, तो इसीलिए उन्होंने इन द एंड एक फैसला लिया कि वे जो ह्यूमन है उनके फ्यूचर को प्रोटेक्ट करेंगे। इसीलिए जो गॉड्स थे उन्होंने अपनी बॉडी, ब्लड और अपने बोन्स को सेक्रीफाइस करने के बाद ह्यूमनों के लिए एक आखिरी बैरियर जो था वो बनाया ताकि वे ह्यूमन जो है उन्हें प्रोटेक्ट कर सके। लेकिन जो इविल वॉइड गॉड था उसकी पावर जो थी वो बहुत ही ज़्यादा थी और उसकी डिवाइन पावरों के कारण आखिरी में जो ये बैरियर था ये भी टूटना शुरू हो गया। जिसे देखने के बाद जो गॉड्स थे वे भी इस चीज़ को समझ गए कि चाहे वे कुछ भी क्यों ना कर ले लेकिन वे ह्यूमनों को ज़्यादा लंबे टाइम तक प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, तो इसीलिए जो गॉड्स थे उन्होंने ह्यूमनों के सबसे खतरनाक ट्रायल जो थे उन्हें लेना शुरू कर दिया। जिसके बाद कुछ ह्यूमन जो थे वो सामने निकल कर आए जिनके पास में अच्छी क्वालिफिकेशन होने के कारण उन्होंने इस ट्रायल को पास कर लिया, जिसके बाद उन लोगों को इनहेरिटर्स कहा गया। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम एक ही ह्यूमन को देखते हैं जिसे कि एक आवाज़ सुनाई देती है कि गॉड रियल में तुम्हारा स्वागत है और न्यू गॉड का जो ट्रायल है वो यहाँ से स्टार्ट होने वाला है। और चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए लेकिन इस बार तुम्हें हर हाल में ये ट्रायल जो है वो पास करना होगा और इस ट्रायल को पास करने के बाद तुम्हें इस वर्ल्ड का न्यू गॉड जो है वो बनना होगा। और यहाँ पर तुम्हें गॉड्स के द्वारा दिए गए वॉरियर जो है उनके साथ में फाइट करनी होगी, जिनके बाद तुम्हें यहाँ पर डिवाइन पावर जो है वो ऑब्टेन करने के लिए मिलेगी यहाँ पर। लेकिन जो डिवाइन पावर है वो तुम्हारी परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड होगी और इसी तरह से करते करते तुम एक न्यू गॉड जो है वो बन जाओगे, जिस तरह से पूरे पास्ट में जो गॉड्स थे वो हुआ करते थे। जिसके बाद तुम्हें यहाँ पर जो वर्ल्ड इविल गॉड है उसके साथ में फाइट करनी होगी। और उस आवाज़ के इतना बोलते के साथ ही हम जो वर्ल्ड इविल गॉड होता है उसको देखते हैं जो कि बोलता है कि मॉर्टल तुम इस चीज़ के लायक नहीं हो कि तुम यहाँ पर जो वर्ल्ड है उसका सामना कर सको। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि बहुत सारे ह्यूमन उसके सामने खड़े होते हैं। जिसके बाद दोबारा से हमें नरेटिंग वॉइस जो होती है वो सुनाई देती है जो कि बोलती है कि इन सभी को एक साथ में मिलकर जो गॉड की ग्लोरी है उसे वापस लेकर आना होगा। लेकिन क्या ये सच में ऐसा कर पाएगी? क्या ये गॉड्स की ग्लोरी को वापस ला पाएंगे? और उस नरेटिंग वॉइस के इतना बोलते के साथ ही हम उसी ह्यूमन को देखते हैं जिसे कि एक आंख चारों तरफ से देख रही होती है और उसे देखते हुए बोलती है कि ह्यूमन क्या तुम्हें लगता है कि तुम ऐसा कर पाओगे? तुम एक नंबर के बेवकूफ़ हो, तुम एक नंबर के बेवकूफ़ हो। क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम यहाँ पर जो डिवाइन पावर है उसे ओपन कर लेते हो तो तुम यहाँ पर मेरा सामना कर पाओगे? तुम सच में बहुत ही ज़्यादा अनोइंग हो। इनहेरिटर जैसी कोई भी चीज़ नहीं है, तुम लोग जो है वो बस यहाँ पर टाइम को बर्बाद करने के लिए आए हो और इन द एंड तुम सभी भी मारे जाओगे। जो सुनते के साथ ही वो ह्यूमन जो होता है वो उनके ऊपर अटैक करते हुए उनसे बोलता है कि नहीं, हम लोग जो है वो नहीं हारने वाले, क्योंकि हम लोग दिन रात जो है वो इसी दिन के लिए प्रैक्टिस करते रहे हैं। हमने इस सफ़र के दौरान बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस जो है उसे भी गेन किया है और इस एक्सपीरियंस को पाने के लिए हमने पता नहीं कितने बड़े बड़े ख़तरे जो था उनका सामना भी किया है। और हमारे साथ में ऐसा बहुत ही बार हुआ है कि जब भी हमने ऊपर उठने की कोशिश की है तो हमें हर बार जो था वो नीचे गिरा दिया जाता था, लेकिन हर बार नीचे गिरने के बाद भी हम लोग दोबारा से उठे हैं। और यही एक ऐसी चीज़ है जो कि जो पुराने गॉड थे हमें उन गॉड से अलग बनाती है, क्योंकि हम लोग ह्यूमंस हैं और हम लोग जो है वो तुम्हें पूरी तरह से ख़त्म कर देंगे। और अब इसी के साथ में जो हमारी स्टोरी होती है वो स्टार्ट होती है। और गाइज मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि इस स्टोरी के अंदर जो गॉड्स है उन्हें रूलर कहा गया है, तो इसीलिए आप लोग कंफ्यूज मत होना। जिसके बाद अब हमारा व्यू जो होता है वो यूनिवर्स के किसी प्लेनेट के ऊपर आ जाता है जहाँ पर कि हम खड़े हुए एक लड़का और एक लड़की को देखते हैं। और अब जो उनमें से लड़का होता है वो बोलता है कि मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि हम लोग जो कि खुद को पूरी तरह से इनविजिबल समझा करते थे वो एक दिन इस तरह के दिन को भी देखेंगे। अब केवल बैटल ही नहीं बल्कि हर एक चीज़ जो है वो बिल्कुल अपने एंड पर आ चुकी है। और अब हमें इस लड़के के बारे में बताया जाता है कि इसका नाम गैन चैन है जो कि एक ड्रैगन है। जिसके बाद अब हम उसके साथ में खड़ी हुई लड़की को देखते हैं जिसका नाम की जोया चाइनाया होता है जो कि रूलर ऑफ लाइट होती है। और वो लड़की जो होती है वो बोलती है कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम लोग इस बैटल को जीत जाए। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक और पर्सन जो होता है वो आ जाता है जो कि वहाँ पर आते हुए बोलता है कि नहीं, अभी सब कुछ जो है वो ख़त्म नहीं हुआ है, अभी भी फाइनल मोमेंट बाकी है। और हमें इस पर्सन के बारे में बताया जाता है कि ये किंग ऑफ रूलर है जिसका नाम की ओडिन है। और अब ओडिन जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि हम लोगों को अपने ऊपर यकीन रखना चाहिए, हम लोग इस तरह से हार नहीं मान सकते क्योंकि हम लोग रूलर है। और ओडिन के इतना बोलते के साथ ही हम वहाँ पर देखते हैं कि एक और रूलर जो होता है वो आ जाता है जिसका नाम कि लाउजी होता है जो कि मोरल ऑफ लॉर्ड होता है। और अब लाउजी जो होता है वो उन लोगों को बताता है कि जो 9 रोटेशन ग्रेट फॉर्मेशन है वो बस कंप्लीट ही होने वाली है और यही चीज़ हम लोगों का आखिरी चांस होने वाली है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि एकदम से वहाँ का जो स्पेस होता है वो क्रैक हो जाता है जिसके अंदर से कोई पर्सन जो होता है वो सीधे आकर ज़मीन पर गिरता है।
और उस पर्सन की ऐसी हालत को देखने के बाद जो जोया और जो गोंग चैन होता है वो दोनों ही काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। जिसके बाद अब हमें इस पर्सन के बारे में भी बताया जाता है कि इसका नाम यांग जियान है, जो कि लैंगशैन रूलर है। और हम देखते हैं कि जो यांग जियान होता है उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है और वो उन लोगों से बोलता है कि मैं उसे और ज़्यादा देर रोक कर नहीं रख पाया क्योंकि वो यहाँ पर आ चुका है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि पीछे से एक अजीब सा टेंटिकल आता है जो कि सीधे जो जोया होती है उसकी बॉडी के आर पार हो जाता है, जो देखने के बाद गोंग चैन और जो ओडिन होते हैं वो दोनों ही काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ अब जोया जो होती है वो वहीं पर ही मारी जाती है और हमें एक आवाज़ सुनाई देती है जो कि बोलती है कि तुम कितनी मासूम। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक अजीब सा क्रिएचर जो होता है वो आ जाता है, जिसके बारे में हमें बताया जाता है कि ये सन ऑफ ब्लैक मिस्टर घाट होया है। और अब घाट होया जो होता है वो वहाँ पर आने के बाद उन लोगों से चिल्लाते हुए बोलता है कि कोशिश करना बंद करो क्योंकि अब तुम सभी के सभी लोग जो है वो यहाँ पर मरने वाले हो। जो सुनते के साथ ही जो गोंग चैन और जो ओडिन होते हैं वो दोनों ही अपने वेपनों को निकाल कर सीधे जो गा मिस्ट होता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगते हैं। और जो लाउजी होता है वो उन लोगों से चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम लोगों को बस थोड़ी सी देर जो है वो इसे यहाँ पर संभाल कर रखना होगा, इतने में मेरी फॉर्मेशन जो है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी। जो सुनते के साथ ही जो ओडिन होता है वो अपनी पूरी पावर के साथ में जो घाट होया होता है उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। और वहीं हम देख पाते हैं कि जो गोंग चैन होता है वो एक ड्रैगन में बदल चुका होता है और जो ओडिन होता है वो गोंग चैन के ऊपर खड़ा होने के बाद चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम आउटर रियलम के एक कीड़े, तुम्हारे लिए सही रहेगा कि चुपचाप अर्थ से वापस चले जाओ। और ओडिन के इतना बोलते के साथ ही गोंग चैन जो होता है वो अपने एक बहुत ही पावरफुल फ्लेम अटैक जो होता है वो सीधे घाट होया के ऊपर कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि गोंग चैन का अटैक इतना ज़्यादा छोटा होता है कि वो घाट होया के दांत तक ही पहुंच पाता है। लेकिन तभी जो ओडिन होता है वो हवा में जंप लगाते हुए जो उसका वेपन होता है उसे तैयार करने लगता है और अपने वेपन को तैयार करने के बाद सीधे जो घाट होया होता है उसके ऊपर शूट करते हुए बोलता है कि कीड़े कहीं के तुम यहाँ पर मरोगे। और ओडिन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उसका वेपन जो होता है वो सीधे जाकर घाट होया से टकराता है। और अपने वेपन को घाट होया से टकराता हुआ देखने के बाद ओडिन भी थोड़ा खुश हो जाता है। लेकिन तभी गोंग चैन जो होता है वहाँ पर आने के बाद ओडिन से बोलता है कि केयरफुल रहना क्योंकि ये ख़त्म नहीं हुआ। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उसका टेंटिकल जो होता है वो ओडिन की बॉडी के आर पार हो जाता है। और जो घाट होया होता है वो हंसते हुए उनसे बोलता है कि नहीं, सब कुछ जो है वो अब ख़त्म हो चुका है। और इतना बोलते के साथ ही जो घाट होया होता है वो ओडिन और जो गोंग चैन होता है उन दोनों को ही खाना शुरू कर देता है और उन दोनों को खाते हुए बोलता है कि तुम लोगों की किस्मत यही है, तुम लोगों को हमारे खिलाफ जाना ही नहीं चाहिए था। और अब तुम लोगों को यहाँ पर ख़त्म कर देने के बाद जो रूलर का एरा था वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है और अब बस यहाँ पर तुम्हारे जो भी छोटे मोटे कीड़े हैं वे बचे हुए हैं जिन्हें कि हम बहुत ही आसानी से ख़त्म कर देंगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम लाहू जी को देखते हैं जो कि वहाँ पर चिल्लाते हुए जो घाट होया होता है उससे बोलता है कि क्या हुआ अगर हम लोग यहाँ पर हार गए, तो क्या हुआ अगर यहाँ पर जो सन था वो डिस्ट्रॉय हो गया तो, लेकिन दोबारा से सन जो है वो राइज ज़रूर करेगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो ओडिन होता है वो भी अपनी आंखों को खोलते हुए बोलता है कि फाइनली वो समय जो है वो आ गया है। और ओडिन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो घाट होया होता है वो लाओ जी के चारों तरफ जो शील्ड बनी होती है उसके ऊपर अटैक को करता है, लेकिन उससे पहले ही जो लाओ जी होता है वो वहाँ पर एक्टिवेट करने का जो बटन होता है वो दबा देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि वो जिस मशीन के अंदर बैठा हुआ होता है उसके अंदर से एकदम से बहुत ही पावरफुल एनर्जी जो होती है वो निकलती है और वो वहाँ पर एक प्रकार की यिन यांग फॉर्मेशन जो होती है उसे बनाने लगती है। और जो लाउजी होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि जो पुराने रूलर थे वे फेल हो गए, लेकिन दोबारा से रूलर जो है वो जरूर आएंगे क्योंकि जो ह्यूमंस है वे अभी भी अर्थ के ऊपर जिंदा है और जब तक ह्यूमैनिटी जिंदा है तब तक रूलर जो है वो दोबारा से पैदा होते रहेंगे। जब तक ह्यूमैनिटी है तब तक तुम रूलरों को ख़त्म नहीं कर पाओगे। जो ह्यूमैनिटी है वो दोबारा से राइज ज़रूर करेगी और वो रूलर्स की ग्लोरी जो है उसे दोबारा से लेकर ज़रूर आएगी और तुम लोगों को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देगी। और लाओजी की इतना बोलते ही हम देखते हैं कि वो जगह पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है। जिसके बाद अब हमें 9 रोटेशन फॉर्मेशन जो होती है उसके बारे में बताया जाता है कि जो 9 रोटेशन फॉर्मेशन थी वो यहाँ पर जीए की डिवाइन पावर जो थी उसे कंडेंस किया करती थी, जो कि रूलरों की तरह एक तरह से सन की तरह थी। और बात की जाए इसके मेटल की तो जो इसका मेटल था वो स्टार रियलम के क्रिएशन मेटल से बनाया गया था और इसके पास में टाइम मैनिपुलेशन की भी पावर थी, लेकिन अब इसे यहाँ पर मॉडिफाई करने के बाद इसे पूरे प्लेनेट के लिए एक्सपेंड कर दिया गया है। जिसके बाद अब हमारा व्यू जो होता है वो अर्थ पर आ जाता है जहाँ पर कि काफ़ी ज़्यादा खुशी मनाई जा रही होती है और हम वहाँ पर एक न्यूज़ को देखते हैं जहाँ पर कि बताया जाता है कि बीस्ट एडवेंचर और बैटल के लिए जो सबसे बेस्ट गेम है उसकी यहाँ पर 20 एनिवर्सरी जो है उसे सेलिब्रेट किया जा रहा है। और अगर बात की जाए इस रियल लाइफ कंपटीशन गेम की तो इसका नाम है ट्रू रियलम।
और इस गेम की सबसे खास बात यह है कि इस गेम के अंदर मिलने वाली चीज़ें और मिलने वाली पावर जो है उसे तुम रियल लाइफ के अंदर भी यूज कर सकते हो, इसीलिए ये गेम जो है वो सबसे ज़्यादा फेमस है। और इससे अलग हम गेम के अंदर आप लोगों के लिए नए नए अपडेट भी लाते रहते हैं, जिससे कि आपको और भी ज़्यादा इंजॉय मिल सके। और इसी के साथ में अगर आप रूलर रियल हम गेम को खेलते हैं तो आप यहाँ पर न्यू इनहेरिटर जो है वो भी डिवाइन पावर को पाने के बाद बन सकते हो। जिसके बाद अब हम सड़क के ऊपर देखते हैं जहाँ पर कि एक बंदा भागते हुए जा रहा होता है और वो भागते हुए हंसते हुए बोलता है कि फाइनली 10 साल की मेहनत के बाद मैंने जो मैजिक ऑफ रेंडेड मून है उसे सीख लिया है। और उसके अब इतना बोलते के साथ ही हम वहाँ पर खड़े हुए एक बंदे को देखते हैं जो कि उस पर्सन की हालत को देखने के बाद बोलता है कि लगता है कि यहाँ पर एक और पर्सन जो है वो पागल हो चुका है, क्योंकि हम गेम के अंदर तभी इंटर कर सकते हैं जब हम अपनी पावर को अवेकनिंग कर सके। लेकिन अगर वे रियल वर्ल्ड के अंदर अपने जो एलिमेंट है उनके ऊपर अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो उनकी यहाँ पर मौत जो है वो भी हो सकती है। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर बैठा हुआ लड़का जो होता है वो उस टकले से बोलता है कि आखिर इस टूटे हुए गेम में ऐसा क्या है कि यहाँ पर लोग जो है वो इस गेम के लिए इस तरह से पागल हो रहे हैं। जो सुनते के साथ ही वो टकला जो होता है वो उसे बोलता है कि आखिर तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, या इस बात को तो तुम खुद भी जानते हो कि गेम के अंदर जाने के बाद लोगों को अच्छे अच्छे आइटम, ट्रेजर और उसी के साथ में स्पिरिचुअल एबिलिटी भी मिलती है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम उस बैठे हुए बंदे को देख पाते हैं जिसका नाम की जी जियांग फैंग होता है और यही हमारी सीरीज का मेन कैरेक्टर भी होने वाला है। और अब वो टकला जो होता है वो जियांग फैंग से बोलता है कि यहाँ पर इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर तुम गेम के अंदर से किसी भी चीज़ को प्राप्त करते हो तो तुम उसे रियल लाइफ के अंदर भी यूज कर सकते हो, इसीलिए सभी लोग इस गेम के लिए इतने ज़्यादा पागल है। और उस टकले के इतना बोलते के साथ ही हम उस सामने वाले बंदे की हालत को देखते हैं जिसे कि 2 पर्सन पकड़ कर ले जा रहे होते हैं और उनमें से एक बंदा जो होता है वो बोलता है कि यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के हिसाब से तुम्हारी स्पिरिट जो है वो यहाँ पर दूषित हो चुकी है, तो इसीलिए तुम्हें यहाँ पर सर्जिकल ट्रीटमेंट जो है उसे गुजारना होगा। जो सुनकर वो दूसरा बंदा जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि मैं नोबल इनहेरिटर हूँ, तो इसीलिए चुपचाप मुझे जाने दो, तुम मेरे साथ में ऐसा नहीं कर सकते। और उस बंदे की ऐसी हालत को देखने के बाद यांग फैंग जो होता है वो उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि देखकर ऐसा लगता है कि यहाँ पर एक और बंदा जो है वो पागल हो चुका है। और अब वो टकला जो होता है वो जियांग फैंग से बोलता है कि हाई लेवल पर पहुंचने के बाद ही सोसाइटी के अंदर तुम्हें हाई स्टेटस मिलता है। अगर तुम यहाँ पर अच्छे गिफ्ट और अच्छे स्टेटस को नहीं पा पाते हो तो तुम सोसाइटी के अंदर बस यहाँ पर नीचे ही दबकर रह जाते हो, जिसका तुम्हें सोशल रिसोर्सेज के ऊपर ही जिंदा रहना पड़ता है। जो सुनते के साथ ही जियांग फैंग जो होता है वो चिल्लाते हुए उससे बोलता है कि हाँ मुझे पता है कि आप तुम यहाँ पर बेफालतू की ये सोसाइटी की यहाँ पर जो टोंट है वो मुझे मारना बंद करोगे। जो सुनकर वो टकला जो होता है वो हंसते हुए जियांग फैंग से बोलता है कि सच बताओ तो मैं वैसे ही गिफ्टेड पर्सन हूँ, लेकिन चूंकि अब मैं एक मिडिल एज इंसान बन चुका हूँ तो इसीलिए अब मुझे बॉटम सोसाइटी के अंदर ही रहना होता है। जो सुनते के साथ ही जो जियांग फैंग होता है वो मुस्कुराते हुए उससे बोलता है कि अरे हाँ मैं जानता हूँ कि तुम तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अमीर हो, तो फिर कैसा रहेगा कि तुम यहाँ पर बिल के तौर पर मुझे एक महंगा सा गिफ्ट जो है वो दे दो। जो सुनते के साथ ही वो टकला जो होता है वो भी हंसने लगता है और वह हंसते हुए जियांग फैंग से बोलता है कि हाँ अगली बार मैं तुम्हें गिफ्ट जरूर दूंगा, क्योंकि इस बार मैं एक बहुत ही अच्छा मिशन जो है वो स्पाइडर का फिनिश करने के लिए जा रहा हूँ, जिससे कि मुझे काफ़ी अच्छी पेमेंट भी मिलेगी। और इतना बोलते के साथ ही वो टकला जो होता है वो अपनी ब्रेसलेट को पहनने के बाद वहाँ पर एक बटन जो होता है वो दबाता है, जिसका हम देखते हैं कि उसके सामने एक डिस्प्ले आ जाती है जिसके अंदर की काफ़ी सामान होता है, जिसके अंदर से अब वो एक गोली जो होती है उसे निकाल लेता है जो कि एक हीलिंग पिल होती है। और अब जैसे ही वो उस हीलिंग पिल को एब्जॉर्ब करता है तो हम देखते हैं कि एकदम से उसका हाथ जो होता है वो ठीक हो जाता है। जो देखने के बाद अब वो टकला जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि अब मैं फुल पावर जो है वो महसूस कर पा रहा हूँ। जैसे ही मैं अपने लेवल अप को कर लूँगा तो उसके बाद में मुझे यहाँ पर पैसा मिलेगा और मैं तुम्हें अच्छा खाना भी खिलाऊँगा। जो सुनते के साथ ही जियांग फैंग जो होता है वो उससे बोलता है कि ठीक है हम लोग जो है वो महीने के एंड में इस मैटर के ऊपर बात करेंगे, लेकिन मुझे डर है कि पता नहीं तब तक कि तुम जिंदा भी रहोगे या नहीं। और जियांग फैंग की इस बात को सुनने के बाद वो टकला जो होता है वो जियांग फैंग की तरफ देखने लगता है और वो जियांग फैंग की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि जियांग फैंग तुम टेंशन मत लो, जिस पर्सन को तुम ढूंढ रहे हो उसे मैं ढूंढने में तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा। जो सुनने के साथ ही अब जियांग फैंग जो होता है वो भी एकदम से शांत हो जाता है और अब उसे अपनी पास्ट की बातें जो होती है वो याद आने लगती है, जहाँ पर कि जियांग फैंग काफ़ी ज़्यादा छोटा होता है और वो पर्सन जियांग फैंग के सर के ऊपर हाथ फेर रहा होता है। और अब उस मोमेंट को याद करने के बाद जियांग फैंग जो होता है वो उस टकले का भी शुक्रिया अदा बोल देता है। जिसके अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि जियांग फैंग गली से होकर जा रहा होता है और वहाँ से जाते हुए वो अपने मन में सोचता है कि ओल्ड जी आखिर तुम हो कहाँ पर और कैसे मैं तुम्हें ढूंढूं। और इतना बोलकर जियांग फैंग जो होता है वो अपने गेट को ओपन करने ही वाला होता है, लेकिन तभी उसका ध्यान नीचे पड़े हुए पार्सल के ऊपर जाता है, जिसे देखने के बाद वो बोलता है कि क्या किसी ने मेरे लिए पार्सल जो है वो भेजा है।
और इतना बोलते के साथ ही जो जियांग फैंग होता है वो बहुत ही फनी तरह से वहाँ पर वो बॉक्स जो होता है उसे ओपन करने लगता है और उसे ओपन करते हुए सोचता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने पिछली बार जो लॉटरी खरीदी थी वो मैं जीत गया हूँ। और इतना बोलकर जैसे ही वो उस बॉक्स के अंदर से सामान को निकालता है तो उसे पता लगता है कि वो बस एक लॉकेट है, जिसे देखने के बाद जियांग फैंग बोलता है कि आखिर ये क्या है। और जियांग फैंग के इतना बोलते के साथ ही सामने से एक लेडी जो होती है वो चिल्लाते हुए बोलती है कि ओ अच्छा तो फाइनली तुम वापस आ ही गए। जो सुनते के साथ ही जियांग फैंग भी बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है। और अब वो लेडी जो होती है वो चिल्लाते हुए जियांग फैंग से बोलती है कि इतना लंबा टाइम बीत चुका है लेकिन अभी तक भी तुमने जो रेंट है वो मुझे पे नहीं किया है। पिछले 3 महीनों का रेंट तुम्हारे ऊपर बाकी है। और अब हमें इसके बारे में बताया जाता है कि इसका नाम आंट रू है और जहाँ पर जियांग फैंग रहता है ये उस हाउस की ओनर है। और अब आंट रू की बात को सुनने के बाद जियांग फैंग जो होता है वो उसे बोलता है कि आंट मैंने पैसा कमाने की कोशिश की थी लेकिन आज मेरा दांव नहीं लग पाया, लेकिन टेंशन मत लीजिए मैं जल्दी ही पैसों का इंतजाम कर दूंगा। और जियांग फैंग के इतना बोलते के साथ ही वो ब्रेसलेट जो होता है वो एकदम से उसके गले से चिपक जाता है और हम देख पाते हैं कि उसके अंदर से काफ़ी रेड कलर का और अभी रिलीज हो रहा होता है, जिसे देखने के बाद जियांग फैंग भी शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या ये जिंदा है। और इतना बोलते के साथ ही अब जियांग फैंग की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होने लगती है और वो उस ब्रेसलेट को अपनी गर्दन से हटाने की कोशिश करने लगता है। जो देखने के बाद जो आंट रू होती है वो बोलती है कि आखिर इसे एकदम से क्या हो गया, ये इस तरह से ज़मीन पर क्यों लौट रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसे किसी प्रकार की बीमारी है। और आंट रू के इतना बोलते के साथ ही हम जियांग फैंग को देखते हैं जिसकी हालत जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है और वो दर्द के मारे वहाँ पर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो लॉकेट जो होता है वो अपने यहाँ पे ढीला पड़ गया, जो जियांग फैंग होता है उसके गले में लटक जाता है। जो देखने के बाद जियांग फैंग अपने मन में सोचता है कि आखिर अभी यहाँ पर क्या हुआ था, एक बार के लिए मुझे लगा कि मैं यहाँ पर मर ही जाऊँगा। और उसके इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि जो आंट वो होती है वो भी यहाँ पर आने लगती है और वहाँ पर आते हुए बोलती है कि जियांग फैंग आखिर तुम्हें एकदम से क्या हो गया, तुम मुझे यहाँ पर डराओ मत। जो सुनते के साथ ही जियांग फैंग जो होता है वो भी उसकी तरफ देखने लगता है और वो हंसते हुए बोलता है कि हाँ टेंशन मत लीजिए मुझे कुछ भी नहीं हुआ। और जियांग फैंग के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो आंट वो होती है उसकी गर्दन को कोई पीछे से उड़ा देता है, जिस कारण हम देख पाते हैं कि आंट रू का खून जो होता है वो हवा में लहराने लगता है, जिसे देखने के बाद तो खुद जियांग फैंग भी बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है। और हम देख पाते हैं कि जो आंट रू होती है वो मरने के बाद उसकी लाश वहीं पर ही गिर जाती है, जिसके बाद अब हम देखते हैं कि सामने से एक अजीब सा क्रिएचर जो होता है वो वहाँ पर आने लगता है और वहाँ पर आते हुए बोलता है कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है। और उसे देखते के साथ ही जो जियांग फैंग होता है उसकी हालत भी बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है, जिसके बाद अब हम उस अजीब से क्रिएचर को देख पाते हैं जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक और उसका वेपन जो होता है वो भी देखने में काफ़ी पावरफुल लग रहा होता है और वो सीधे जियांग फैंग के सामने आ जाता है। लेकिन तभी जो जियांग फैंग होता है उसके सामने एक डिस्प्ले जो होती है वो आ जाती है, जो कि उसको बताती है कि मुबारक हो, आप रूरल रियलम के न्यू प्लेयर जो है वो बन चुके हो, तो अब आपको यहाँ पर अपना पहला मिशन जो है वो कंप्लीट करना होगा। और अब इस चीज़ को सुनते के साथ ही जो जियांग फैंग होता है वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या मैं न्यू प्लेयर जो है वो बन चुका हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हम उसके पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ पर कि जियांग फैंग जो होता है वो किसी चीज़ को खोलते हुए बोलता है कि मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर जो कंपास होता है उसके अंदर ऐसी क्या चीज़ होती है जो कि वो डायरेक्शन को बताता है। और इतने सारे लोग जो होते हैं वो यहाँ पर दिशा का पता लगाने के लिए जो कंपास होता है उसका यूज करते हैं और इतना सोचते ही वो उस बॉक्स को ओपन करने के बाद उसके अंदर से एक क्रिस्टल को निकाल लेता है। और उसे देखने के बाद जो जियांग फैंग होता है वो बोलता है कि ये तो बस एक बीड है, क्या सच में इस मामूली से बीड के अंदर इतनी पावर होती है कि ये इस तरह के फैक्शन को बना पाता है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर कोई पर्सन जो होता है वो आ जाता है, जो कि वहाँ पर आते हुए जियांग फैंग से बोलता है कि बेटे मैं वापस आ गया और मैं गेम के अंदर से इस बार तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छे अच्छे आइटम जो है वो लेकर आया हूँ, जिनके साथ खेलने में तुम्हें काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। और अब हमें पता लगता है कि जियांग फैंग ने जिस पर्सन को अपनी पास्ट में देखा था वो कोई और नहीं बल्कि उसका फादर था, जिसे कि वो ढूंढना चाहता है। और अब जियांग फैंग का फादर जो होता है वो जियांग फैंग को सीधे पकड़कर उठा लेता है और उसे अपनी बाहों में उठाने के बाद उसके साथ में वहाँ पर खेलना शुरू कर देता है। और अब इस मेमोरी को याद करने के बाद जियांग फैंग जो होता है वो बताता है कि ये मेमोरी जो थी वो मेरे फादर के साथ में मेरे घर की लास्ट मेमोरी थी, क्योंकि इसके बाद मेरे फादर जो थे वो डिसअपेयर हो गए और जो पुलिस थी उन्होंने मुझे बताया कि जो मेरे फादर है उनके पास में मेरे फादर की गेम की एक्टिविटी का कोई भी रिकॉर्ड नहीं है, बस जो मेरे फादर है वो नॉर्मली डिसअपेयर हो गए हैं। लेकिन मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता था कि मेरे फादर जो है वो ऐसे ही डिसअपेयर हो गए हैं। मुझे लगता था कि मेरे फादर जो है वो पक्का गेम के अंदर है और गेम के कारण ही वे डिसअपेयर हुए हैं, इसीलिए मैंने ये डिसाइड किया कि मैं भी एक प्लेयर बनूंगा।
और इतना सोचते के साथ ही अब जियांग फैंग जो होता है वो गेम के प्लेयर बनने के लिए अप्लाई करने लगता है, लेकिन तभी नोटिफिकेशन आती है और उसको बताती है कि अभी आपने अपने टैलेंट को अवेकन नहीं किया है तो इसीलिए आप प्लेयर नहीं बन सकते। और इसी तरह से करते करते धीरे धीरे टाइम भी बीत जाता है और जियांग फैंग भी काफ़ी बड़ा हो जाता है, लेकिन वो अभी भी जो सिस्टम होता है वो उसे इस चीज़ के लिए अप्लाई नहीं करता और वो उसको नोटिफिकेशन देकर बताता है कि अभी भी आपने अपने टैलेंट को अवेकन नहीं किया तो इसीलिए आप एक प्लेयर नहीं बन सकते। जिसके बाद अब जियांग फैंग जो होता है वो हमको बताता है कि मैं इसी तरह से बार बार ट्राई जो था वो करता रहा और मैं हर बार फेल हो जाया करता था और इस बीच मेरे फादर जो थे वो कभी भी लौट कर वापस नहीं आए। और इतना बोलते बोलते ही हम देखते हैं कि जियांग फैंग जो होता है वो बार बार वहाँ पर ट्राई कर रहा होता है, लेकिन बार बार वही नोटिफिकेशन आ रही होती है कि आपने अभी तक अपने टैलेंट को अवेकन नहीं किया तो इसीलिए आप प्लेयर नहीं बन सकते। जिसके बाद अब हमारा व्यू जो होता है वो प्रेजेंट में आ जाता है, जहाँ पर कि अब जो जियांग फैंग होता है उसके पास में नोटिफिकेशन आती है जो कि उसको बताती है कि मुबारक हो, आप एक प्लेयर जो है वो बन चुकी है। और अब इस चीज़ को सुनते के साथ ही जो जियांग फैंग होता है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो खुश होते हुए हमें बताता है कि जिस टाइम पर मैंने इस नोटिफिकेशन को पढ़ा तो मुझे महसूस हुआ कि मेरा यहाँ पर सबसे बड़ा फैशन जो है वो कुछ और नहीं बल्कि एक प्लेयर बनना है। और जियांग फैंग इसी तरह से अपने सपने जो होते हैं उनमें खोया हुआ होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि एकदम से जो वो मॉन्स्टर होता है वो जियांग फैंग के ऊपर आने के बाद एक बहुत ही पावरफुल अटैक जो होता है वो करता है, जिस कारण हम देखते हैं कि ज़मीन भी फट जाती है। लेकिन जो जियांग फैंग होता है वो टाइम के रहते हुए उस अटैक से बच जाता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि एक पत्थर जो होता है वो उड़ते हुए सीधे जियांग फैंग को जाकर लगता है, जो देखने के बाद जियांग फैंग भी थोड़ा शौक होता है और वो अपने मन में सोचता है कि आखिर ऐसा कैसे हो पा रहा है। और जियांग फैंग के इतना सोचते के साथ ही हम उस जगह की हालत को देखते हैं जो कि केवल एक ही अटैक के कारण पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी होती है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद जियांग फैंग भी शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर ये पर्सन इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है, क्योंकि जो न्यू प्लेयर होते हैं उनके सामने आने वाले एनिमी की स्ट्रेंथ जो होती है वो 58% से 54% के बीच की होती है। और इतना सोचते सोचते ही हम देखते हैं कि जियांग फैंग जो होता है वो उस अटैक के प्रेशर के कारण जाकर सीधे पीछे टकराता है, जिस कारण वो काफ़ी इंजर्ड भी हो जाता है और वो अपने मन में सोचता है कि मुझे यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर मैं यहाँ पर एकदम से कैसे आ गया और इस गेम के अंदर तो मुझे कोई लिमिट भी नज़र नहीं आ रही। आखिर मैं इतना पावरफुल एनिमी जो है उसका सामना कैसे करूंगा, लगता है कि मैं इस गेम में आते ही मरने वाला हूं। और जियांग फैंग के इतना सोचते ही उसका ब्लड जो होता है वो उसके लॉकेट के ऊपर गिर जाता है, जिस कारण हम देखते हैं कि लॉकेट के अंदर से एकदम से रेड कलर की इलेक्ट्रिसिटी निकलने लगती है और वो रेड कलर की इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो बाहर आकर अपने आप को ही एक स्वॉर्ड के अंदर बदलना शुरू कर देती है, जो देखने के बाद खुद जियांग फैंग जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक होता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि ये क्या हो रहा है। और इससे पहले कि जो जियांग फैंग है उसे वहाँ पर कुछ समझ में आता, हम देखते हैं कि वो इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो पूरी तरह से एक स्वॉर्ड के अंदर बदल जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर गेम के सिस्टम की नोटिफिकेशन आती है जो कि वहाँ पर जियांग फैंग को बताती है कि आपने अपना न्यू वेपन जो है उसे ओपन कर लिया है और जो इसका प्राइमरी एट्रीब्यूट है उसे आप खुद से ही चॉइस कर सकते हो। और इससे पहले कि जो जियांग फैंग है वो सिचुएशन को समझ पाता, हम देखते हैं कि एकदम से वो मॉन्स्टर आकर जियांग फैंग के ऊपर अटैक को कर देता है और वो जैसे ही जियांग फैंग के ऊपर अटैक को करता है तो जियांग फैंग अपनी स्वॉर्ड जो होती है उसी से ही उसके अटैक को रोकने की कोशिश करने लगता है, लेकिन ऐसा करने से जियांग फैंग को काफ़ी ज़्यादा डैमेज भी आ रहा होता है, जिस कारण अब सिस्टम जो होती है वो उसे नोटिफिकेशन देकर उसको बताती है कि तुम्हारी हेल्थ जो है वो काफ़ी ज़्यादा ही लो होती जा रही है, तो इसीलिए जल्दी से तुम्हारे पास में जो हीलिंग आइटम है उसे चूज़ कीजिए। जो सुनते के साथ ही अब जियांग फैंग भी हो जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा इरिटेट होने लगता है, वो चिल्लाते हुए बोलता है कि भैया अभी अभी तो यहाँ पर आया हूँ तो फिर मेरे पास में हीलिंग आइटम कैसे होगा, क्या मैं यहाँ पर न्यू प्लेयर बनते के साथ ही मरने वाला हूँ। और जियांग फैंग के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि उसकी हालत काफ़ी ख़राब होने लगती है और उसके मुंह से भी ब्लड आना शुरू हो जाता है, जो देखने के बाद जियांग फैंग को इससे पहले कि कुछ कर पाता हम देखते हैं कि एकदम से उसकी बॉडी अपने आप ही हील होना शुरू हो जाती है, जो देखकर वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक होता है और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि मेरी बॉडी जो है वो अपने आप ही हील हो रही है, तो क्या यहाँ पर कोई मुझे हील कर रहा है। और इतना सोचते के साथ ही जियांग फैंग जो होता है वो पीछे की तरफ देखते हुए बोलता है कि शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए। और जियांग फैंग के इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर 4 न्यू प्लेयर जो होते हैं वो आ जाते हैं, जिनमें से 2 लड़कियाँ और 2 लड़के होते हैं। और उनमें से एक बंदा जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि इस बच्चे ने बॉस को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डैमेज दे दिया है, तो इसीलिए हमारे पास में यही टाइम है अटैक कर इस बॉस को यहाँ पर ख़त्म कर देने का। जो सुनते के साथ ही जियांग फैंग जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक कर चिल्लाते हुए बोलता है कि 1 मिनट रुको मैं यहीं पर ही हूँ। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि कोई भी उसकी बात के ऊपर ध्यान नहीं देता और वे एक एक कर जो सभी बंदे होते हैं वो अपने अपने अटैक जो होते हैं उन्हें करना शुरू कर देते हैं। और हम देख पाते हैं कि जो वे दोनों लड़कियां होती है उनमें से एक लड़की जो होती है वो वाटर बुलेट अटैक का यूज करती है और वहीं दूसरी जो लड़की होती है वो आइस स्टार अटैक का यूज करती है। और हम देखते हैं कि उन सभी का अटैक जो होता है वो एक साथ में जाकर जो वो मॉन्स्टर होता है उसे टकराता है।
जिसे देखते के साथ ही जियांग फैंग जो होता है वो एकदम से काफी ज्यादा शौक होता है और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या मेरी आंखें जो है वो मुझे धोखा दे रही है। जैसे ही इसके ऊपर फ्लेम का अटैक हुआ वो एकदम से पानी की भाप में बदलकर यहाँ से उड़ गया। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर उन चारों की कंबाइन अटैक के बाद भी जो मॉन्स्टर होता है उसे वहाँ पर बिल्कुल भी डैमेज नहीं हुआ होता। जिसे देखने के बाद उस टीम का भी एक बंदा जो होता है वो काफी ज्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि यहाँ पर आखिर हो क्या रहा है। हम लोगों ने चारों ने एक साथ में कंबाइन कर इसके ऊपर अटैक किया था, इसे तो यहाँ पर पूरी तरह से खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन इसके ऊपर तो यहाँ पर अटैक का कोई असर भी नहीं हुआ। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो वो जाइंट होता है वो उनका पीछा करना शुरू कर देता है, जो देखने के बाद वे लोग भी भागने लगते हैं और भागते हुए बोलते हैं कि हम लोग यहाँ पर केयरलेस हो गए थे, ये मॉन्स्टर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, ये कोई ऑर्डिनरी मॉन्स्टर नहीं है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि अब वो जाइंट जो होता है वो भी बोलने लगता है और वो उन लोगों की तरफ गुस्से में देखते हुए उनसे बोलता है कि लगता है कि तुमने यहाँ पर अपनी एबिलिटी जो है उसे कुछ ज़्यादा ही समझ लिया था। और इतना बोलते के साथ ही वो जाइंट जो होता है वो अपनी एक्स को तैयार कर लेता है और अपनी एक्स को तैयार करते के साथ ही पहले तो वे जो दोनों लड़कियां होती है उन्हें अटैक कर कर ख़त्म करता है, जिसके बाद वे दोनों लड़के जो होते हैं उन्हें भी एक ही अटैक में वहाँ पर मार देता है। और अपनी आंखों के सामने चार लोगों को इस तरह से मरता हुआ देखने के बाद जियांग फैंग जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और अब हम देखते हैं कि जो जाइंट होता है वो बहुत ही बुरी तरह से गुर्राते हुए सीधे जियांग फैंग की तरफ ही आने लगता है। जो देखते के साथ ही अब जियांग फैंग जो होता है वो एकदम से मुस्कुराने लगता है और वो मुस्कुराते भी बोलता है कि ठीक है, मैं यहाँ पर समझ चुका हूँ, इस बॉस के ऊपर नॉर्मल अटैक कर कर कोई भी फ़ायदा नहीं है, तो ठीक है अगर ऐसी बात है तो अब मेरे पास में जो कुछ भी है मैं सारा का सारा इस बैटल के अंदर झोंक दूंगा, ये जाइंट जो है आज मेरे हाथों से यहाँ पर नहीं बचने वाला। और इतना बोलते के साथ ही वो अपनी स्वॉर्ड को लेकर उसकी तरफ बढ़ने लगता है, जहाँ पर कि जाइंट उसके ऊपर अटैक को भी करता है, लेकिन हम देख पाते हैं कि जियांग फैंग बहुत ही खूबसूरती के साथ में उसके हर एक अटैक से बचने लगता है। और वो अपने मन में सोचता है कि ये एक गेम है जिसके अंदर की अगर मुझे जीतना है तो मुझे अच्छी स्ट्रैटेजी जो है उसका इस्तेमाल करना होगा और यहाँ पर मुझे जितना ज़्यादा हो सके यहाँ पर ये मॉन्स्टर जो है उसे यहाँ पर गुस्सा दिलाना होगा ताकि मैं इस पे एक अच्छे अटैक को कर सकूँ। और इतना बोलते के साथ ही जो जियांग फैंग होता है वो चिल्लाते हुए उस मॉन्स्टर से बोलता है कि तुम बदसूरत से मॉन्स्टर कहीं कि तुम्हारे अंदर जितनी हिम्मत है तुम उतनी हिम्मत के साथ में अपनी एक्स से मेरे ऊपर अटैक करो, मैं तुमसे यहाँ पर नहीं डरता। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर जो होता है वो भी एक बहुत ही पावरफुल अटैक को सीधे जियांग फैंग की तरफ कर देता है और उसे करते हुए बोलता है कि लगता है कि तुम्हें आसपास कूदने में कुछ ज़्यादा ही मज़ा आ रहा है, तो अगर ऐसी बात है तो ठीक है, फिर अब मैं भी तुम्हें ऐसी मौत दूंगा जिसमें कि तुम उछल उछल कर मरोगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उसके अटैक जो होते हैं वो सीधे जाकर जियांग फैंग को लगने लगते हैं, जहाँ पर कि बहुत ही मुश्किल से जियांग फैंग उनसे बच पा रहा होता है, लेकिन उसके बाद भी कुछ अटैक जियांग फैंग से टकरा रहे होते हैं, जो देखने के बाद वो अपने मन में सोचता है कि ये अटैक काफ़ी अजीब है, क्योंकि ये जैसे जैसे मेरी बॉडी से टकरा रही है वैसे वैसे मेरी बॉडी जो है वो सुन्न होती जा रही है, जिस कारण अब तो मुझे यहाँ पर पेन जो है वो भी फील नहीं हो रहा। और इतना बोलते के साथ ही जियांग फैंग जो होता है वो उन अटैकों को डिस्ट्रॉय करने लगता है और उन अटैकों को डिस्ट्रॉय करते हुए बोलता है कि ठीक है अगर ऐसी बात है तो फिर मैं भी इसे कंटिन्यू रखूंगा। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि दोबारा से जियांग फैंग काफ़ी खूबसूरती के साथ में उन अटैकों से बचने लगता है। और उन अटैकों से बचते हुए जियांग फैंग जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि बस मुझे थोड़ी और देर जो है वो इसी तरह से कंटिन्यू रखना होगा, जिसके बाद में मुझे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी जो है वो मिल पाएगी। और जियांग फैंग के इतना सोचते के साथ ही हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि जियांग फैंग जो होता है वो थक कर ज़मीन पर बैठ चुका होता है और वहीं दूसरी तरफ हम उस मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि वहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल अटैक जो होता है उसे बनाने लगता है और उसे बनाते हुए बोलता है कि क्या हुआ, लगता है कि तुम यहाँ पर थक चुके हो। और उसके अटैक को देखते के साथ ही जो जियांग फैंग होता है वो अपने मन में सोचता है कि मेरे पास यही टाइम है। और जियांग फैंग के इतना सोचते ही वो मॉन्स्टर भी अपने अटैक को सीधे जियांग फैंग की तरफ कर देता है, जो देखने के बाद जियांग फैंग जो होता है वो भी अपनी स्वॉर्ड को लेकर तैयार हो जाता है। जिसके बाद अब एक नैरेटिंग वॉइस जो होती है वो हमें बताती है कि किसी ने जो रूलर रियलम था उसके अंदर यहाँ पर एक डुअल एट्रीब्यूट ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरी जो थी वो बनाई थी। और उस नैरेटिंग वॉइस के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो अटैक सीधे जियांग फैंग के आके लगता है, जिसे कि जियांग फैंग जो होता है वो अपनी सोर्स से रोकने लगता है। जिसके बाद अब वो नैरेटिंग वॉइस जो होती है वो हमें दोबारा से बताती है कि जिस टाइम पर तुम अटैक को रिफ्लेक्ट करते हो उस टाइम पर अगर तुम जो है उसके अटैक के एट्रीब्यूट है उसे भी स्विच कर देते हो तो इससे उस अटैक की पावर इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि एक न्यू बंदा जो है वो भी बॉस को बिना किसी डैमेज के मार सकता है। और उस नैरेटिंग वॉइस के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो जियांग फैंग होता है वो भी उस फायर अटैक के एट्रीब्यूट को चेंज कर उसे वाटर अटैक के अंदर चेंज करने लगता है और उसे चेंज करते हुए चिल्ला कर बोलता है कि बस मेरे पास में यही टाइम है। और इतना बोलते के साथ ही जियांग फैंग जो होता है वो उस अटैक को सीधे उस मॉन्स्टर की तरफ कर देता है और हम देखते हैं कि वो अटैक इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि वो उस मॉन्स्टर की चेस्ट को फाड़ते हुए उसकी बॉडी के आर पार हो जाता है, जिसका कारण हम देखते हैं कि उसकी बॉडी से भी काफ़ी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होने लगती है। और हम देख पाते हैं कि वो मॉन्स्टर जो होता है उसकी बॉडी वहाँ पर पूरी तरह से ब्लास्ट हो जाती है, जिसके बाद वो भी वहाँ पर ख़त्म हो जाता है।
और उसे मार देने के बाद जियांग फैंग जो होता है वो बोलता है कि पता नहीं ये थ्योरी जो थी वो किसने बनाई थी, लेकिन मैं उस पर्सन का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिसने कि ये एट्रीब्यूट चेंज करने की थ्योरी को बनाया था। और इतना बोलते के साथ ही जियांग फैंग ज़मीन पर गिर जाता है। जिसके बाद में जियांग फैंग के पास में नोटिफिकेशन आती है जो कि उसको बताती है कि जियांग फैंग यहाँ पर आपने अपना फर्स्ट किल आइस फ्लेम जाइंट स्पिरिट जो है उसे मार दिया और इसी के साथ में न्यू बॉय ट्रायल जो था उसे भी पास कर लिया है। जिसके बाद अब हमें वहाँ पर खड़े हुए एक पर्सन को देख पाते हैं जो कि दूर से वह खड़ा होगा जियांग फैंग के ऊपर नज़र रख रहा होता है। और वो जियांग फैंग को देखते हुए बोलता है कि तुम्हें यहाँ पर प्लेयर बनाने के लिए मैं जानता हूँ कि मैं काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया हूँ, लेकिन उसके बाद भी जियांग फैंग तुमने काफ़ी ज़्यादा अच्छा किया। और उस पर्सन के इतना बोलते के साथ ही हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि जियांग फैंग भी अपनी आंखों को खोल लेता है। और वो जैसे ही अपने आसपास के नज़ारे को देखता है तो वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या मैं अपने घर में आ गया। और इतना सोचते के साथ ही जियांग फैंग जो होता है वो एकदम से उठकर बैठ जाता है और वो शौक होते हुए खुद की बॉडी को देखते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या मैं रियलम ऑफ गॉड के अंदर से जिंदा बचकर बाहर आ गया। और उसके इतना सोचते के साथ ही उसके पास में सिस्टम की नोटिफिकेशन आती है जो कि उसको बताती है कि मुबारक को आपने एस रैंक के न्यू कॉमर डोंगन जो था उसे कंप्लीट कर लिया है, इसीलिए आपको आपके रिवॉर्ड जो है वो दिए जाते हैं। और इतना बोलते के साथ ही उसे उसके रिवॉर्ड जो होते हैं वो शो होने लगते हैं जहाँ पर कि एक आइस फ्लेम आर्मर होता है, 2 फ्लेम स्टोन होते हैं, 2 वाटर स्टोन होते हैं और एक्सपीरियंस रिवॉर्ड 5000 पॉइंट होते हैं। जिन्हें देखने के बाद जियांग फैंग जो होता है वो भी उन्हें क्लेम करने लगता है और उन्हें क्लेम करते हुए बोलता है कि सच में जो रिवॉर्ड है वो काफ़ी अच्छे है। मुझे समझ में आया कि वहाँ पर आखिर वो बॉस जो था वो इतना पावरफुल क्यों था, क्योंकि वैसे भी उसके हाथों से मैं मरने ही वाला था। और उसके इतना बोलते के साथ ही दोबारा से सिस्टम की नोटिफिकेशन आती है जो कि उसको बताती है कि अपने टैलेंट टाइप को चूज़ कीजिए। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो सिस्टम होती है वो उसे वहाँ से टेलीपोर्ट कर देती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जियांग फैंग जो होता है वो एक अलग ही जगह पर आ जाता है जहाँ पर कि सिस्टम जो होता है वो उसको बताता है कि ये रियलम ऑफ गॉड है जहाँ पर कि 7 अलग अलग क्लास है और सातों की सातों क्लास के पास में यहाँ पर खुद की डिवाइन पावर है। और जो प्लेयर होते हैं वो अपनी डिवाइन पावर को केवल उसी टाइम पर एक्टिवेट कर पाते हैं जब वो 50 लेवल पर पहुँच जाते हैं। तो इसीलिए आप यहाँ पर जोन सी भी क्लास को चूज़ करना चाहते हैं उस ट्री के पास में जाकर अपनी क्लास को सेलेक्ट कीजिए। जो सुनते के साथ ही जियांग फैंग भी शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि सच में यहाँ पर तो बहुत ही हाई लेवल की क्लासें लग रही है। और अब इतना सोचते के साथ ही वो पहले ट्री के पास में आ जाता है जो कि हार्वेस्टर क्लास होती है और उसके बारे में बताया जाता है कि अगर आप इस क्लास को चूज़ करते हो तो आपको डेथ और रीइंकार्नेशन की पावर दी जाएगी, जिसके बाद आप डार्क और अनडाइंड बीइंग जो है उन्हें भी यहाँ पर समन कर पाओगे। और उसी के साथ में जो डार्क एलिमेंट होंगे उनका तुम्हारे ऊपर कोई भी असर नहीं होगा। लेकिन जो जियांग फैंग होता है वो उस क्लास को चूज़ ना करते हुए आगे की तरफ पढ़ने लगता है जहाँ पर कि उसे अगली क्लास के बारे में बताया जाता है कि ये क्लास जो है वो डिवाइन वॉरियर की है, जिसके अंदर तुम्हें साहस और स्ट्रॉन्ग की पावर दी जाएगी, जिसके अंदर तुम अपने अपोनेंट को बहुत ही पावरफुल डैमेज जो है वो दे पाओगे। और इसी के साथ में इसके अंदर पैसिव स्टेट भी है जो कि बर्सर है। और जो जियांग फैंग होता है वो उसे भी चूज़ नहीं करता और वो आगे की तरफ पढ़ने लगता है जहाँ पर कि वो तीसरी क्लास के पास में आ जाता है जो कि सेंट क्लास होती है और उसके बारे में बताया जाता है। जो सेंट क्लास है उसमें तुम्हें यहाँ पर रूलर और ऑर्डर की पावर दी जाएगी, जिसके कारण तुम यहाँ पर अपने एनिमी जो है उनके टाइम और स्पेस को भी मैनिपुलेट कर पाओगे। लेकिन जियांग फैंग उसे भी चूज़ ना करते हुए जो अगली क्लास होती है उसके पास में आ जाता है जिसमें कि बताया जाता है कि ये इलिमिनेट मग है, जिसके अंदर की तुम्हें यहाँ पर जो अर्थ और नेचर है उसकी पावर दी जाएगी, जहाँ पर कि तुम्हें सातों के सातों नेचर एलिमेंट जो है उनकी पावर मिलेगी और इसी के साथ में 3 मेजर टैलेंट ब्रांच भी मिलेगी और उससे अलग तुम यहाँ पर डिवर्स क्लास की स्किल को भी ले पाओगे। लेकिन जियांग फैंग जो होता है वो उस क्लास को भी चूज़ नहीं करता और वो 5वीं क्लास के सामने आ जाता है जो कि एक प्रोजेंटर की क्लास होती है और उसके बाद में उसे बताया जाता है कि तुम्हें यहाँ पर क्योस और ब्लेसिंग की पावर दोनों मिलेगी, जहाँ पर कि तुम्हें इंटेंट एट्रीब्यूट के अंदर अपने डिजास्टर की पावर जो है वो देखने के लिए मिलेगी। और उसी के साथ में यहाँ पर जो ब्लेसिंग की पावर है उससे तुम अपनी अटैक स्किल जो है उसे भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा सकते हो। और अब इन 5 क्लास को देखने के बाद जियांग फैंग जो होता है वो भी थोड़ा परेशान होने लगता है और वो परेशान होते हुए बोलता है कि यहाँ पर तो सारी की सारी क्लास ही बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, इसीलिए चूज़ करना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। और इतना सोचते के साथ ही जियांग फैंग जो होता है वो 6ठी क्लास के पास में आ जाता है जो कि एडमिनिस्टर क्लास होती है और उसके बारे में उसे बताया जाता है कि इसके अंदर तुम्हें एक्नॉलेज और विजडम की पावर दी जाएगी और यहाँ पर तुम अपनी एक्नॉलेज जो है उसका वो इस्तेमाल करने के बाद जो गेम है उसके अंदर भी अपना लेवल जो है उसे धड़ाधड़ कर बढ़ा सकते हो। जिसके बाद अब जियांग फैंग जो होता है वो 7वीं क्लास के पास में आ जाता है जो कि स्पिरिट चैन ट्रेंस क्लास होती है, जिसके बारे में उसे बताया जाता है कि इसके अंदर तुम्हें जो पावर है वो मैनिपुलेशन और डिजायर की मिलेगी, जिसके अंदर तुम अपनी स्पिरिचुअल पावर और अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल कर जो तुम्हारे एनिमी होंगे उनके माइंड को मॉडिफाई कर सकते हो, वो भी अपनी मर्जी के हिसाब से। और हम देखते हैं कि जो जियांग फैंग होता है उसने वहाँ पर एक भी स्किल को चूज नहीं किया होता और वो अब थोड़ा अजीब सा फेस बनाते हुए बोलता है कि क्या यहाँ पर जो सभी क्लास थी वो ख़त्म हो गई।
यहाँ पर इनमें से कोई भी ऐसी क्लास नहीं मिली जिनसे कि मैं सेटिस्फाई हूँ। तो क्या जो डेवलपर था इस गेम का वो थोड़ी और स्किल जो थी वो यहाँ पर नहीं डाल सकता था। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि एकदम से वहाँ का आसमान जो होता है वो चेंज होने लगता है और उसके अंदर से एक स्क्रॉल जो होता है वो निकल कर बाहर आता है, जिसे देखकर चियांग फैंग भी थोड़ा शौक हो जाता है। लेकिन तभी जियांग फैंग के सिस्टम के ऊपर उस स्क्रॉल को ओपन करने का ऑर्डर आता है, जो देखकर वो भी उसे ओपन कर देता है। और वो जैसे ही उसे ओपन करता है तो उसके अंदर से एकदम से काफ़ी सारी गोल्डन लाइट निकलने लगती है और हम देख पाते हैं कि वहाँ पर वो अब स्क्रॉल जो होता है वो एक बहुत ही बड़े गोल्डन ट्री के अंदर बदल चुका होता है। और जो सिस्टम होता है वो उसको बताता है कि मुबारक हो, आपने यूनिक एस रैंक की हिडन क्लास जो है उसे यहाँ पर एक्टिवेट किया है, जिसका नाम है प्रोमोडियल बीइंग। जिसके बाद अब जियांग फैंग का जो पैनल होता है वो भी एक्टिवेट हो जाता है, जहाँ पर कि एट्रीब्यूट की कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, स्किल 0 होती है, टैलेंट 0 होता है, इलिमिनेट भी यहाँ पर 0 होता है, लेवल 3 होता है। डिवाइन इनहेरिटेंस की एबिलिटी 100% होती है, क्लास स्किल लर्निंग की एबिलिटी भी 100% होती है, एलिमेंटल कैपेसिटी भी 100% होती है। और वहीं जो उसकी इंटेल स्किल होती है वो होती है एक डिवाइन स्किल। और अब अपनी यहाँ पर क्लास को देखने के बाद जियांग फैंग जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा शौक होता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि क्या प्रोमोडियल बीइंग क्लास, आखिर क्या इस प्रकार की क्लास भी इस गेम के अंदर एग्जिस्ट करती है। और उसके इतना बोलते के साथ ही एकदम से जो जियांग फैंग होता है उसे वहाँ पर कुछ होने लगता है और वो पेन के मारे ज़मीन पर बैठ जाता है और वो अपने पेट को पकड़ते हुए बोलता है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे कि मेरे पेट के अंदर कुछ हो रहा हो। और इतना बोलते के साथ ही जो जियांग फैंग होता है वो दर्द के मारे वहाँ पर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है। जिसके अब हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि जियांग फैंग की हालत नॉर्मल हो चुकी होती है, लेकिन जैसे ही वो अपने आसपास के नज़ारे को देखता है तो वो पूरी तरह से बदल चुका होता है और वहाँ पर बस वो गोल्डन ट्री ही होता है, जिसे देखने के बाद वो अपने मन में सोचता है कि आखिर मैं हूँ कहाँ पर। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उसके सर के ऊपर गोल्डन कलर की एनर्जी इकट्ठा होने लगती है और इकट्ठा होने के बाद हम देखते हैं कि उस एनर्जी के अंदर से एक आँख ओपन होने लगती है। जिसके बाद अब वो आँख जो होती है वो जियांग फैंग से बोलती है कि तुमने हमारी इनहेरिटेंस जो है उसे प्राप्त किया है, तो इसीलिए तुम अब हेवन के एक एजेंट हो और तुम्हारा यहाँ पर काम होगा कि इस विजिट वर्ल्ड को तुम्हें प्रोटेक्ट करना होगा। और उसकी बात को सुनने के बाद जियांग फैंग जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए उससे बोलता है कि क्या मैंने तुम्हारी इनहेरिटेंस को प्राप्त किया है, लेकिन आखिर तुम हो कौन। और जियांग फैंग के इतना बोलते के साथ ही एकदम से वो आँख जो होती है वो रेड कलर में बदलने लगती है और उसके रेड कलर में बदलते के साथ ही हमें उसके अंदर कोई इमेज जो होती है वो दिखाई देने लगती है, जहाँ पर कि हम देख पाते हैं कि उसकी आँख के अंदर जो जियांग फैंग था उसकी बॉडी के अंदर एक टेंटिकल जो है वो घुस चुका है, जिसे देखते के साथ ही अब जियांग फैंग जो होता है वो भी बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है। लेकिन तभी जियांग फैंग जो होता है उसकी बॉडी के अंदर कुछ अजीब सा होता है और वो दर्द के मारे चिल्लाना शुरू कर देता है। इवन कि हम देख पाते हैं कि उसकी आंखों से ब्लीडिंग भी होने लगती है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि वो आंख जो होती है वो वहाँ से गायब होने लगती है और वहाँ से गायब होते हुए जियांग फैंग से बोलती है कि याद रखना कि ये फाइनल चांस होने वाला है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जियांग फैंग जो होता है वो दोबारा से अपने रूम में आ जाता है और अब अपने ब्लड को देखने के बाद वो शौक होते हुए बोलता है कि आखिर वहाँ पर अभी अभी हुआ क्या था और वो चीज़ क्या थी। और इतना बोलते के साथ ही जियांग फैंग जो होता है वो सीधे अपने कंप्यूटर की तरफ जाने लगता है और वो अपने कंप्यूटर की तरफ जाते हुए बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने यहाँ से पहले कभी भी नहीं सुना कि क्लास की चूज़ करते टाइम इस तरह की चीज़ होती है। और इतना सोचते के साथ ही अब जियांग फैंग जो होता है वो सीधे अपने कंप्यूटर पर वहाँ पर चेक करने लगता है और उसे चेक करते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, गॉड रियलम के अंदर इस तरह की चीज़ जो है वो कैसे आ सकती है। तो कहीं इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो इनक्रेडिबल पावर जो थी वो एक डिवाइन फोर्स थी। और इतना बोलते के साथ ही अब वो अपने सिस्टम के ऊपर जो गॉड रियलम ऑनलाइन गेम होता है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन कर लेता है। और गाइज मैं यहाँ पर आपको बता देना चाहता हूँ कि जियांग फैंग जैसे गॉड रियलम की बात कर रहा है, ये ह्यूमनों के द्वारा बनाया गया एक गेम है। और अब जियांग फैंग जो होता है वो उस आँख के बारे में याद करने लगता है और उस आँख के बारे में याद करते हुए अपने मन में सोचता है कि वो केवल एक ही आँख जो थी वो यहाँ पर मेरी इमेजिनेशन के भी बियॉन्ड है, तो इसीलिए मुझे उसके बारे में कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन ढूंढनी होगी। और इतना सोचते के साथ ही अब जियांग फैंग जो होता है वो अपने कंप्यूटर पर उस चीज़ को ढूंढना शुरू कर देता है और हम देखते हैं कि धीरे धीरे टाइम जो होता है वो भी बीतता जाता है और जियांग फैंग अभी भी उसे ढूंढ रहा होता है। और अब वहाँ पर कोई भी इन्फॉर्मेशन ना मिलने के कारण जियांग फैंग जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, यहाँ पर तो उसके बारे में कुछ भी नहीं है, इवन कि उस चीज़ के बारे में यहाँ पर एक सिंगल वर्ड भी नहीं लिखा हुआ। और इतना सोचने के साथ ही वो एकदम से खुद को शांत करने लगता है और खुद को शांत करते हुए बोलता है कि 1 मिनट में पहले खुद को शांत कर लूँ, मुझे सोचना होगा कि आखिर मैं स्टार्टिंग में इस गेम के अंदर इंटर कैसे हुआ था।
और इतना सोचते के साथ ही अब जियांग फैंग जो होता है वो अभी जो उसके साथ में मोमेंट कटे थे उन्हें याद करने लगता है। यार वो अपने मन में सोचता है कि जिस टाइम पर ये नेकलेस मेरे गले से लटका था उस टाइम पर मैं गेम के अंदर इंटर कर गया था, जिसके बाद इसके अंदर से पावर निकली और ये एक वेपन में बदल गई। तो इसके मतलब सारी की सारी चीज़ें जो हुई है वो यहाँ पर इस एलोकिट के कारण शुरू हुई है। तो आखिर इस एलोकिट का ओरिजिन क्या है? और इतना सोचते के साथ ही जियांग फैंग जो होता है वो एकदम से अपनी कुर्सी से खड़ा हो जाता है और वो खड़ा होते हुए बोलता है कि समझ में आ गया, मुझे वो डिलीवरी बॉक्स जो है उसे ढूंढना होगा और पता करना होगा कि आखिर किसने ये लॉकेट मेरे पास में भेजा था। और इतना बोलते के साथ ही अब वो सीधे डस्टबिन में आ जाता है, जहाँ पर कि आकर वो उस बॉक्स को चेक करने लगता है, जहाँ पर कि अब फाइनली उसे वो बॉक्स जो होता है वो भी मिल जाता है, जिसे ढूंढने के बाद वो उस बॉक्स को उठाते हुए बोलता है कि चलो फाइनली ये बॉक्स तो मुझे मिल गया और इसके अंदर एक लेटर भी है, तो देखते हैं कि ये किसने भेजा है। और जियांग फैंग के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो आंट यू होती है वो भी वहाँ पर आने लगती है और जियांग फैंग के पास में आने के बाद उसे बोलती है कि जियांग फैंग आखिर तुम इस कचरे के अंदर क्या ढूंढ रहे हो। और अब आंट यू के एकदम से वहाँ पर आने के कारण जियांग फैंग जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि यहाँ से दफा हो जाओ। जो सुनकर आंट यू जो होती है वो घबराते हुए जियांग फैंग से बोलती है कि जियांग फैंग तुम ठीक तो हो ना। जो सुनकर जियांग फैंग भी हंसने लगता है और वो हंसते हुए आंटी यू से बोलता है कि आंटी यू हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस आपके एकदम से ऐसे पीछे आने के कारण मैं थोड़ा घबरा गया था। और इतना बोलते के साथ ही वो भागते हुए वहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद अब जो जियांग फैंग होता है वो उस लेटर को पढ़ने लगता है, जिसके अंदर लिखा होता है कि बेटे मेरी तरफ से ये तुम्हारे लिए गिफ्ट है। और हमें पता लगता है कि ये उसके फादर ने उसके लिए भेजा था। और अब इस लेटर को पढ़ने के बाद जियांग फैंग भी एकदम से शांत हो जाता है और वो शांत होते हुए अपने मन में सोचता है कि इसका मतलब इस लेटर को भेजने वाला पर्सन कोई और नहीं बल्कि मेरा फादर है। और उसके इतना सोचते के साथ ही सिस्टम की नोटिफिकेशन आती है जो कि उसको बताती है कि मल्टीप्लेयर स्ट्रेटजी डोंगन की यहाँ पर मैचिंग जो है वो हो गई है, तो क्या तुम इसके अंदर पार्टिसिपेट करना चाहोगे। जो सुनकर जियांग फैंग जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि सिचुएशन को देखकर ऐसा नहीं लगता कि यहाँ से मुझे कोई भी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, तो अगर मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे गेम के अंदर ही जाना होगा। और इतना सोचते के साथ ही वो उसे कंफर्म कर देता है, जहाँ पर कि सिस्टम जो होता है वो उसको बताता है कि ठीक है मल्टीपल कॉमर्स स्ट्रेटजी डोंगन के अंदर तुम्हारा स्वागत है, लेकिन इसके अंदर इंटर करने से पहले तुम्हें पहले ही इस चीज़ की वार्निंग दी जाती है कि अगर तुम्हारी किसी कारण वहाँ पर मौत हो जाती है तो उसके बाद तुम अपनी रियल लाइफ के अंदर भी मर जाओगे, तो इसीलिए तुम्हें वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा केयरफुल रहना होगा। और सिस्टम के इतना बोलते के साथ ही जियांग फैंग जो होता है वो गेम के अंदर इंटर कर जाता है और वो जैसे ही सामने के नज़ारे को देखता है तो वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या यही गेम का डिवाइन रियलम है। और इतना बोलकर जियांग फैंग जो होता है वो आसपास की जगह जो होती है उसे देखने लगता है और हम देख पाते हैं कि वहाँ पर और भी बाकी के लोग जो होते हैं वो गेम के अंदर इंटर करने लगते हैं। जो देखते के साथ ही अब एक बंदा जो होता है वो खुश होते हुए बोलता है कि ये मेरा पहली बार है कि जब मैंने मल्टीप्लेयर गेम के अंदर इंटर किया है, लेकिन जरा देखो तो यहाँ पर जो शैडो और जो ग्राउंड है वो बिल्कुल रियल है, सच में डिवाइन रियलम तो बहुत ही ज़्यादा औसम है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम वहाँ पर खड़ी हुई एक लड़की को देखते हैं जो कि वहाँ पर लड़कों को देखने के बाद उनसे बोलती है कि लगता है कि इस बार काफ़ी सारे न्यू प्लेयरों ने इस गेम के अंदर इंटर किया है, तो इसीलिए तुम चिंता मत करो, अगर तुम यहाँ पर किसी मुसीबत के अंदर फंस जाते हो तो जो बिग सिस्टर है वो तुम लोगों को यहाँ पर बचा लेगी। जो सुनकर एक लड़का पीछे से चिल्लाते हुए बोलता है कि सिस्टर क्या आप मेरी भी मदद करोगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही एक चश्मे वाला बंदा जो होता है वो बोलता है कि क्या तुम लोगों ने गेम के अंदर इंटर करने से पहले वहाँ की नोटिफिकेशन को पढ़ा था, अगर हम यहाँ पर मरते हैं तो रियल लाइफ में भी मर जाएंगे। और उसके इतना बोलते हम वहाँ पर एक बंदे को देखते हैं जो कि चुपचाप खड़ा होता है। और अब हम देखते हैं कि वहाँ पर एक पोएम जो होती है वो लिख कर आने लगती है जो कि काफ़ी ज़्यादा अजीब होती है। और उसके अंदर उस पोएम को इस तरह से बताया जाता है कि 10 रैबिट है एक सर्कल के अंदर, जिनमें से 7 रैबिट जो है वो मर जाते हैं और 3 रैबिट जो होते हैं वो बच जाते हैं। और अब धीरे धीरे जो सन है वो भी गायब हो जाता है और उससे अलग एक काला बर्ड जो है वो वहाँ पर बैठा हुआ है और जो ब्लैक खरगोश है वो यहाँ पर अपने मुँह को चाट रहा है। और अब इस पोएम को सुनने के बाद हमारी ही तरह जो जियांग फैंग होता है उसे भी कुछ भी समझ में नहीं आता और वो बोलता है कि आखिर ये ब्लैक रैबिट क्या है और ये बर्ड क्या है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। और उसके इतना बोलते कि साथ ही वहाँ पर खड़ी हुई लड़की जो होती है वो भी जियांग फैंग के पास में आ जाती है और उसके पास में आने के बाद उसको बताती है कि लगता है कि यहाँ के जो रूल है वो पहेलियों पर बहस होने वाले हैं, जिस कारण यहाँ पर जो न्यू कॉमर है उनके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगी, क्योंकि न्यू प्लेयर जो होते हैं उन्हें गेम के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होती और उसी के साथ में ये रूल जो है उन्हें यहाँ पर पहेलियों में बता रहे हैं। और इतना बोलते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो जियांग फैंग की तरफ देखने लगती है और उसकी तरफ देखते हुए बोलती है कि तुम काफ़ी हैंडसम हो, तो इसीलिए जल्दी मत मर जाना। और उसके इतना बोलते के साथ ही जियांग फैंग जो होता है वो वहाँ पर अपने सिस्टम को ओपन करते हुए अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर रूल जो है वो यहाँ पर पहेली के अंदर छुपा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर बॉस जो है उसे हमें डिफीट करना होगा और उसके लिए यहाँ पर हर टाइम तैयार भी रहना होगा, क्योंकि कोई पता नहीं कब कहाँ से अटैक हो जाए।
तो ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं भी पूरी तरह से तैयार हूँ। मेरे बारे में पास में जितने भी सारे टूल हैं मैं उन सभी के सभी का यूज जो है वो अभी के अभी करने वाला हूँ। और इतना सोच कर जियांग फैंग जो होता है वो वहाँ पर अपनी न्यू स्किल जो होती है उसे एक्टिवेट करने लगता है, जो कि आदि मानव होती है। और उसके बारे में उसे बताया जाता है कि अगर आदि मानव स्किल के अंदर वैसे तो कोई भी प्रोमोडियल एसेंस नहीं होता है, वैसे तो इसमें प्रतिष्ठा का कोई स्पेशल क्लास नहीं होता, लेकिन हाँ यहाँ पर कोई भी प्लेयर जो होता है वो अपने कौशल की मदद से यहाँ पर अपनी स्किल जो है उसे चेंज कर सकता है और किसी भी क्लास की जो स्किल है उसे सीख सकता है। लेकिन हर एक 10 लेवल पर पहुंचने के बाद ही एक न्यू स्किल जो है वो मिलेगी और वो जो स्किल होगी वो रैंडमली होगी, जिसे देखने के बाद अब जो जियांग फैंग होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है। और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या हम किसी भी रैंडम स्किल को रिप्लेस कर सकते हैं। इस तरह की चीज़ें तो केवल जो डीटी है वही कर पाते हैं और हम किसी भी जो डिवाइन स्किल होती है उसे केवल तभी यहाँ पर अनलॉक कर पाते हैं जब कोई डीटी जो होता है वो हमें सिखाता है। और जो ये मुझे आदि मानव वर्ग की जो स्किल मिली है वो सच में बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, क्योंकि इस स्किल की बदौलत से मैं यहाँ पर डीटी के लेवल तक भी जा सकता हूँ और ये पावर इतनी ज़्यादा होगी कि मैं इसे इमेजिन भी नहीं कर सकता। और जियांग फैंग के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उसके पास में सिस्टम की नोटिफिकेशन आती है जो कि उसको बताती है कि क्या आप अपने इक्विपमेंट का यूज करना चाहते हैं। और उसके इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि उसके फ्लेम स्टोन, अकोरा स्टोन और जो फ्लेम आर्मर होता है वो तीनों आ जाते हैं, जिन्हें देखने के बाद जो जियांग फैंग होता है वो अपने मन में सोचता है कि वैसे तो जो आर्मर होता है उसे यहाँ पर अपग्रेड करने के लिए केवल अक्यूरा स्टोन की ही ज़रूरत होती है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर इन सभी का यूज करने वाला हूँ ताकि मैं फ्लेम आर्मर को अपग्रेड कर सकूँ। और जियांग फैंग के इतना सोचते के साथ ही उसका आर्मर जो होता है वो अक्यूआ फ्लेम आर्मर में बदल जाता है और उसको बताया जाता है कि आपका आर्मर जो है वो ए ग्रेड का आर्मर बन चुका है और उसी के साथ में इसका यहाँ पर डिफेंस जो है वो भी 10 गुना बढ़ चुका है और मैजिक डिफेंस भी 10 गुना बढ़ चुका है और वाटर मैजिक के खिलाफ इसका डिफेंस जो है वो 30% बढ़ चुका है और फायर मैजिक के खिलाफ इसका डिफेंस जो है वो 10% बढ़ चुका है, जिसे देखते के साथ ही जो जियांग फैंग होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो खुश होते भी अपने मन में सोचता है कि केवल थोड़ी सी ही चीज़ों का इस्तेमाल करने के कारण मेरा आर्मर काफ़ी ज़्यादा ही पावरफुल हो गया। तो अगर मुझे फ्यूचर में और भी पावरफुल चीज़ें जो है वो मिलती है तो उससे मेरा आर्मर जो है उसे मैं इनविजिबल आर्मर बना सकता हूँ। और इतना सोचते के साथ ही जियांग फैंग जो होता है वो अपनी जो जियो की स्वॉर्ड होती है उसे निकाल लेता है, जिसका कि लेवल अननोन होता है और उसका वैल्यूएबल लेवल जो होता है वो 1 होता है और उसके आइटम इफेक्ट जो होता है वो लॉक होता है, जिसे देखने के बाद जियांग फैंग जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि अच्छा तो इसका नाम जाओ की स्वॉर्ड है। और इतना सोचते के साथ ही वो जो उसके गले में लॉकेट होता है उसे भी देखने लगता है, लेकिन उसका कोई भी रिकॉर्ड सिस्टम के अंदर नहीं होता, जिसे देखने के बाद जियांग फैंग जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा अजीब है, क्योंकि मैं इस स्टोन के कारण ही गेम के अंदर आया हूँ लेकिन खुद गेम ही इसे आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा। और इतना सोचते के साथ ही अब जियांग फैंग जो होता है वो अपने फादर के ऊपर गुस्सा करने लगता है और गुस्सा करते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर मेरे फादर जो है वो इतने गैर जिम्मेदार कैसे हो सकते हैं कि वे अपने बेटे को ही ऐसे खतरनाक से गेम के अंदर फंसा दे। और जियांग फैंग के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि एक बंदा वहाँ पर आ जाता है और वहाँ पर आने के बाद सभी प्लेयरों को देखकर मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचता है कि एक यहाँ पर मोटा है और वहीं दूसरा मम्मी बॉय है और तीसरे ने ग्लास पहने हैं तो चौथा खूबसूरत है और पांचवा देखने में गरीब लग रहा है। सच में यहाँ मौजूद सभी के सभी लोग एक नंबर के कचरे हैं। और अब इस बंदे के बारे में हमें बताया जाता है कि इसका नाम च्यू है, जिसका कि गेम लेवल 9 है और उसी के साथ में ये जिन बाई ग्रुप का वारिस भी है। और अगर इसकी क्लास की बात की जाए तो ये फायर एलिमेंट मैजिशियन है। जिसके बाद अब जो छुयो होता है वो जियांग फैंग की तरफ देखने लगता है और वो जियांग फैंग की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि चलो तो सबसे पहले मैं अपना शिकार जो है वो इसे बनाऊंगा। और इतना सोचते के साथ ही अब छुयो जो होता है वो जियांग फैंग के पास में आ जाता है और वो जियांग फैंग के पास में आते हुए उसे बोलता है कि तुम गरीब बच्चे कहीं के यहाँ पर लगता है कि तुम पहली बार आए हो, तो इसीलिए मैं तुम्हें बता दूँ कि बिना टीम अप के तुम यहाँ पर अपनी पावर से सर्वाइव नहीं कर पाओगे, तो इसीलिए तुम्हारे लिए सही रहेगा कि तुम यहाँ पर मेरे नीचे काम करो। और अगर मैं तुम्हें अपने बारे में बताऊँ तो मेरा नाम चूयो है और मैं जिन बाई ग्रुप का वारिस भी हूँ और उसी के साथ में अगर तुम मेरे नीचे काम करते हो तो मैं तुम्हें काफ़ी सारा पैसा भी दे सकता हूँ, जिससे कि तुम्हारी ये गरीब वाली हालत भी ठीक हो जाएगी। और चूयो की इस बात को सुनने के बाद जियांग फैंग जो होता है वो पहले तो गुस्से से उसकी तरफ देखता है और उसके बाद वहाँ से जाते हुए उसे बोलता है कि माफ़ करना लेकिन मैं तुम्हारे इस ऑफर के अंदर बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तो इसीलिए तुम काम करने के लिए अपने लिए किसी दूसरे बंदे को यहाँ से ढूंढ लो। जो सुनते के साथ ही चूयू जो होता है उसे थोड़ा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में बोलता है कि यंग मैन क्या तुम मुझे रिजेक्ट कर रहे हो। और इतना बोलते के साथ ही वो सीधे जियांग फैंग के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है, लेकिन तभी जो जियांग फैंग होता है वो अपनी सोर्ड से उसका अटैक जो होता है उसे रोक लेता है और उसके अटैक तो को रोकते हुए उसे बोलता है कि यहाँ पर सभी लोग जो है वो यहाँ पर डोंगन के अंदर यहाँ पर पार्टिसिपेट करने के लिए आए हैं, लेकिन तुम आखिर यहाँ पर करना क्या चाहते हो? क्या तुम यहाँ पर प्लेयरों को ही मारना चाहते हो?
और उसके इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर खड़े हुए और प्लेयर जो होते हैं वो भी चिल्लाने लगते हैं और वे भी चिल्लाते हुए बोलते हैं कि हाँ बिल्कुल, आखिर तुम यहाँ पर खुद को समझते क्या हो? क्या तुम यहाँ पर सभी प्लेयरों को मारना चाहते हो? क्या हुआ कि अगर तुम यहाँ पर थोड़े पावरफुल हो तो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम यहाँ पर दूसरे प्लेयरों के ऊपर अटैक करो। जो सुनते के साथ ही जो चूयू होता है उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में अपने मन में सोचता है कि बहुत बढ़िया, इन लोगों ने मुझे अब यहाँ पर गुस्सा दिला दिया है। मैं ही बेवकूफ़ था जो कि मैं इन पागलों के साथ में टीम अप करने के बारे में सोच रहा था। और उसके इतना सोचते के साथ ही हम हवा में एक स्वॉर्ड जो होती है उसे लहराता हुआ देखते हैं और हमें पता लगता है कि यह स्वॉर्ड किसी और ने नहीं बल्कि वहाँ पर मौजूद एक बंदे ने लहराई होती है, जिसका चूयू का अटैक पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। जो देखकर चूयू भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि इस बंदे की स्वॉर्ड बहुत ज़्यादा तेज़ है। और उसके इतना सोचते के साथ ही जियांग फैंग भी उस बंदे की तरफ देखने लगता है, जिसके बाद अब चूयू जो होता है वो उस बंदे के ऊपर चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि तुम आखिर हो कौन? तुम्हारे लिए सही यही रहेगा कि तुम यहाँ पर अपने काम से काम रखो। और चूयू के इतना बोलते के साथ ही जियांग फैंग जो होता है वो उस बंदे का शुक्रिया अदा करने लगता है और उस बंदे का शुक्रिया अदा करते हुए उसे बोलता है कि हैंडसम मैन, बहुत बहुत शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए। और जियांग फैंग के इतना बोलते के साथ ही अब हमारा आज का एपिसोड जो है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइज़।